पहले सुधार कर लीजिए, जो गलती हुई है उसके बाद लिखवाया जाए। जो पिछले लेक्चर में आपका लिखवाया गया था, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस, उसमें जो जज सुब्बा राव लिखवा दिया गया है उसको काट दीजिए तो, और वहां काट के जस्टिस कृष्णा अय्यर लिख लीजिए, उसको काट दीजिए सुब्बा राव और जस्टिस कृष्णा अय्यर लिखना है, जस्टिस कृष्णा अय्यर। वो गलती हो जाती है भाई आपका। अगला लिखिए भाई आपका, ये 2B में हेडिंग डालिए, अगली परिभाषा लिखना है 2B। 2B में आरोप शब्द को परिभाषित किया गया है, स्मॉल बी लिखिएगा, 2 बी। हिंदी में लिखेंगे तो 2 ख। आरोप को परिभाषित किया गया है चार्ज, इसको लिख लीजिएगा, चार्ज कहा जाता है इंग्लिश में। आरोप को परिभाषित किया गया है जिस जिसके अनुसार, परिभाषा एक लाइन लिखिए, जिसके अनुसार आरोप के अंतर्गत यदि आरोप में, परिभाषा है ये, आरोप के अंतर्गत यदि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं, एक से अधिक शीर्ष है तो कोई भी शीर्ष आरोप के अंतर्गत आता है, तो कोई भी शीर्ष आरोप के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ चेंज करिए, वस्तुतः यह आरोप की परिभाषा पूर्ण नहीं है। वस्तुतः यह आरोप की परिभाषा पूर्ण नहीं है। आरोप, पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहिए, आरोप का विवेचन, विवेचन माने निर्माण, आरोप का विवेचन माने निर्माण होता है भाई। आरोप का विवेचन सदैव न्यायालय द्वारा किया जाता है। आरोप का विवेचन सदैव न्यायालय द्वारा किया जाता है। एरो बना बना लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। सत्र न्यायालय तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण में, ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में भी, सत्र न्यायालय तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण में आरोप का निर्माण, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, 2-3 बार रिपीट किया एमपी में भी। आरोप का निर्माण लिखित रूप में लिखित तथा व्यापक रूप में किया जाता है। एक ही में समाहित करते हैं, रिटेन में रटे रहिएगा, लिखित तथा व्यापक रूप में किया जाता है, माने काफी क्या रहता है, विस्तृत, एक एक बातें स्पष्ट रहती है। किस विचारण में लिखित में होगा, तो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और वारंट मामलों का विचारण जो कौन करते हैं, मजिस्ट्रेट। इसी लाइन में लिखिए, जबकि इसी लाइन में लिखिएगा, जबकि समन मामलों के विचारण
जबकि समन मामलों के विचारण तथा संक्षिप्त विचारण में यानी कि समरी ट्रायल में, जबकि समन मामलों के विचारण एवं संक्षिप्त विचारण में आरोप का लिखित में होना आवश्यक नहीं है। आरोप का लिखित में होना आवश्यक नहीं है। केवल सारांश बता देना पर्याप्त होगा। सारांश का मतलब मुख्य मुख्य बात है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी जे में आ चुका है, एपीओ में भी। केवल सारांश बता देना पर्याप्त होगा। अगला लिखिए, आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान। एरो बनाकर लिखिएगा। आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान धारा 211 से लेकर 224 तक में किया गया है। आरोप के बारे में विस्तृत प्रावधान सेक्शन 211 यानी कि धारा 211 से लेकर 224 तक में किया गया है। इसमें एक धारा लिखवा रहे हैं बीच में जो बार बार अटैक करती है। धारा 216 के अनुसार इसी लाइन में लिखिएगा। जो बार बार आ रहा है उसको जरूर भाई शुरुआती दौर में लिखवाया जाए। धारा 216 के अनुसार आरोप में परिवर्तन, आरोप में परिवर्तन यही बार बार पूछा जा रहा है, निर्णय के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। निर्णय के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। बार बार ये भी क्वेश्चन अटैक कर रहा है। निर्णय के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज कर दी, लिखिए धारा 464 में 464 धारा 464 में आरोप में गलती का प्रभाव दिया गया है। आरोप में त्रुटि हो गई, आरोप में त्रुटि का प्रभाव दिया गया है, मिस्टेक का। आरोप में त्रुटि का प्रभाव दिया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, आरोप का प्रारूप, प्रारूप मतलब मॉडल, मॉडल माने फार्म। आरोप का प्रारूप, आरोप का प्रारूप, प्रारूप माने फार्म होता है, मॉडल। आरोप का प्रारूप सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची, फर्स्ट नहीं सेकंड, सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 32 में किया गया है। सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 32 में किया गया है, 32 में। अगला पॉइंट लिखिए भाई आपका, आरोप से ही जांच और विचारण में अंतर किया जाता है। आरोप से ही जांच और विचारण में, आरोप से ही इंक्वायरी और ट्रायल में, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जांच और विचारण में अंतर किया जाता है। इसी में लिखिएगा अभी, आरोप के निर्माण के पूर्व
सभी न्यायिक कार्यवाहियां, बताया गया था भाई क्या कहलाएगी, जांच की विचारण, जांच। हाँ, लिखिए, याद तो किए हैं भाई। आरोप के निर्माण के पूर्व की सभी न्यायिक कार्यवाहियां, यानी कि मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश जो करते हैं, जो भी करे, सभी न्यायिक कार्यवाहियां इंक्वायरी या जांच कहलाती हैं। इंक्वायरी या जांच कहलाती है। जबकि आरोप के बाद की सभी न्यायिक कार्यवाहियां विचारण कहलाती है, ट्रायल। जबकि आरोप के निर्माण के पश्चात की सभी कार्यवाहियां विचारण कहलाती है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। विचारण कहलाती है। आरोप के निर्माण के पश्चात की सभी कार्यवाहियां विचारण कहलाती है। अब एक झारखंड ने पूछ दिया कि विचारण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बस एक लाइन, आरोप के, उसको लिखिए एक लाइन और भाई, नहीं तो पता ना हो सकता है कि भाई नए भी लोग हैं, तो स्पष्ट लिखवा, लिखिए, विचारण का प्रारंभ आरोप के निर्माण से होता है। यानी कि जैसे ही पढ़कर सुनाना क्या किया, शुरू। विचारण का प्रारंभ आरोप के निर्माण से होता है। भाई कोई क्वेश्चन छूटे ना, प्रयास ये करना है। अगला लिखिए इस प्रकार, आपका आरोप की परिभाषा भी समाप्त हो गई। अगली परिभाषा लिखिए, धारा 2C। वही 3-4 परिभाषाएं बड़ी है, नहीं तो और तो 4-4 लाइन में निपट जाएगी, 5-5। यही 3-4 शुरुआती दौर में थोड़ा समय ले रही है। लिखिए 2C, लिखिए, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले को परिभाषित किया गया है। इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल मैटर, बताया गया था आपका दोनों में अंतर। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, ऐसा अपराध या ऐसा मामला, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसा अपराध या ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। इसी लाइन में लिखते रहिए, 5 लाइन लिखवा दिया जाए। ये गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। इनसे पूरा समाज प्रभावित होता है। पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है। इनसे पूरा समाज प्रभावित होता है। इसकी सूचना थाने किसी भी इसकी सूचना भारत के किसी भी थाने के, एक ही लाइन में 2-3 हम ऐड कर रहे हैं ताकि लंबा ना चले। इसकी सूचना भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को, यानी कि थाना प्रभारी, इसकी सूचना भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को,
SHO दरोगा जी को, भार साधक अधिकारी को समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो याद रखिए, चाहे पीड़ित हो या ना हो, कौन दे सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ऐसी सूचना, इसी लाइन में लिखते रहिए, ऐसी सूचना धारा 154 के तहत दी जाती है। 154, ऐसी सूचना धारा 154 के तहत दी जाती हैं तथा इसमें FIR दर्ज की जाती है, तथा इसमें FIR दर्ज की जाती है। अगला लिखिए पॉइंट भाई, अगली परिभाषा लिखिए, मेंस के लिए लिखवा जाएगा आगे, तो थोड़ा डिटेल वहां करना है, अंतर अंतर। अगला लिखिए 2L, तुरंत लिखना है 2L, धारा 2L लिखिएगा, एक साथ पढ़ना ये। असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल मैटर। असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामला, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसा अपराध या मामला, थोड़ा बहुत शार्ट कर रहे हैं हम, बहुत लंबा ना खींचा जाए। ऐसा अपराध या मामला जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसमें लिखे भाई, ऐसा अपराध या ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, लिखे ना, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक अपवाद धारा 43 में दिया, नहीं 42 में दिया गया है, को पूछा जाता है ये भी। लेकिन इसका एक अपवाद धारा 42 में दिया गया है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि वारंट के बिना पुलिस ऐसे मामलों में भी क्या कर सकती है, वो अलग बताया जाएगा, उतना डिटेल में हमें अभी नहीं चलना है, क्योंकि जैसे 42 आएगी फिर 2L उठाना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा शार्ट कर रहे हैं, 42 पढ़ाते समय फिर ये 2L को रिलेट करना पड़ेगा। और मेंस, यूपी में मेंस में भी आ चुका है कि असंज्ञेय अपराध में कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, बताइए। तो 2L लिखना है, 41 का खंड 2 लिखना है और फिर 42 लिखना है। तो इसको आगे बढ़ाइए भाई। ऐसे अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं, माने असंज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जनरल नेचर, साधारण प्रकृति के होते हैं। इसमें केवल पीड़ित ही प्रभावित होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूरा समाज नहीं। इसमें केवल पीड़ित ही प्रभावित होता है। ऐसे अपराध की सूचना
ऐसे अपराध की सूचना धारा 155 के तहत, ऐसे अपराध की सूचना धारा 155 के तहत केवल उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है। केवल, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध हुआ है। पूरे भारत में नहीं दे सकते। जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर क्या हुआ है? अपराध। कौन सा अपराध लिखवाया जा रहा है? असंख्य। आपका अगला लिखिए भाई, आपका धारा 2D। अब आइए 2D, परिवाद। धारा 2D, डमरू वाला ड। परिवाद या इस्तिगासा, इंग्लिश में कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट या परिवाद या इस्तिगासा, ये भी आपका पूछा जाता है। लिखिए भाई आपका, परिवाद सदैव मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। परिवाद सदैव मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। तथा मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है। याद रखिएगा, ये नहीं कि विवेक नहीं है, करना पड़ेगा कुछ कार्रवाई। तथा मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। यह संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में किया जा सकता है। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था जे में, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। यह संज्ञेय तथा असंज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मामलों में किया जा सकता है। ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में कि परिवाद किस अपराध में संज्ञेय असंज्ञेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्कर अब आएंगे? दोनों। और एफआईआर किस मामले में? संज्ञेय। और 155 के तहत एनसीआर, देखिए उसमें एक शब्द छोड़ दिया गया क्या? चलिए 155 में ऐड कराएंगे, अब छोड़ना उसको छोड़ दीजिए, अब उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। तो आपका याद रखिएगा ये। अगला, परिवाद में लिखिए आपका इसी लाइन में, परिवाद में अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है, अपराधी का नहीं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। परिवाद में अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है, अपराधी का नहीं। यानी कि जिसने अपराध किया है उसका नाम जानते हो तो लिखिए, न जानते हो तो न लिखिए, लेकिन अपराध हुआ है इसको जरूर लिखना है। यानी कि अभियुक्त क्या हो सकता है? ज्ञात या अज्ञात। स्पष्ट डायरेक्ट लिखता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता। पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता। लेकिन, अब लेकिन लगे यानी कि आपका पुलिस रिपोर्ट भी क्या मान ली जाएगी? कई बार भाई बट परंतु लेकिन लग जाता है तो प्रोविजो लग जाता है। तो कई बार उदाहरण बताया गया है, और नया उदाहरण जो है विवाह कटवा बाबा का बताया गया था कि लेकिन लगा दिए विवाह कटवा बाबा,
तो कितने लोग नहीं सुने भाई उदाहरण? चलिए सुनाए तो एक दिन बताया तो गया था भाई। अभी आपका चलिए फिर किस दिन बता देंगे पढ़ाते समय, लेकिन आएगा तब। आगे लिखिए। लेकिन यदि किसी मामले का पुलिस अन्वेषण करती है, लेकिन लगा के लिखिएगा, लेकिन यदि किसी मामले का पुलिस स्वतः अन्वेषण करती है, स्वतः जोड़ लीजिएगा, मजिस्ट्रेट के आदेश से नहीं। यदि ये बिहार एपीओ में दो बार रिपीट किया है क्वेश्चन, मेंस में छोटा क्वेश्चन बना है। यदि किसी मामले का पुलिस स्वयं अन्वेषण करती है तथा असंज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट भेजती है। कौन सा अपराध? असंज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट भेजती है, यानी कि मजिस्ट्रेट को भेजती है 173(2) के तहत रिपोर्ट भेजती है, तब ऐसी रिपोर्ट को परिवाद न मानकर तब ऐसी रिपोर्ट को परिवाद न मान नहीं पुलिस रिपोर्ट न मानकर, फिर देखिए भाई, तब ऐसी रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा, परिवाद माना जाएगा तथा ऐसी रिपोर्ट भेजने वाले पुलिस अधिकारी को तथा ऐसी रिपोर्ट भेजने वाले पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा, जो कंप्लेंट किया है। ऐसी रिपोर्ट भेजने वाले पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके अभी लिखिए, एक दो लाइन और है इसमें। सामान्यतः परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्यतः लिखवा गया। सामान्यतः शब्द बहुत खतरनाक बिहार ने बनाया था, यानी कि जो ये हम बता रहे हैं जनरली, सामान्यतः, मामूली, फिर एक बार इसको समझिए तब हम लिखवाएं। अगर शब्द आए सामान्यतः, जनरली, मामूली तौर पे या जनरल तौर पे, इसका मतलब ही यही हुआ कि ये ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसका अपवाद है। और बिहार तो इतना उलझा दिया था एपीओ में कि आपका जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो आज भी बाहर ही है प्री से। इतना उलझाया था, मैंने कुछ क्वेश्चन उलझाया था, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 177 से क्वेश्चन बना था, जो मामूली तौर पे है कि मामूली तौर पे यानी कि साधारण तौर पे जांच और विचारण उस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकारता के अंदर क्या हुआ है अपराध। अब इसी को चार हिस्सों में बांटा था, कौन सही है? तो जैसे ही मामूली तौर पर आया, यानी कि इसका क्या है, अपवाद है, तो अपवाद है ये दिया था, लोग भूल गए। अरे भाई मामूली तौर पर मतलब कि इस नियम का क्या है, 100 आपका कह सकते हैं कि 78 से लेकर और 189 तक अपवाद ही चलता है। तो उसी प्रकार हम बता रहे हैं कि मामूली तौर पे परिवाद कौन कर सकता है, तो समाज का कोई व्यक्ति। लेकिन उसको लिखिए भाई, मामूल सामान्यतः परिवाद, उसको आगे बढ़ाइए। सामान्यतः या मामूली तौर पर एक ही शब्द है, फिर एक बार हम वाक्य दोहरा रहे हैं। सामान्यतः परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। अब अपवाद यहाँ डिटेल में नहीं चला जाएगा, धारा 200 पढ़ाई जाएगी तब डिटेल में।
सब कुछ यहीं डिटेल में हो जाएगा तो पूरी सीआरपीसी समाप्त हो जाएगी, ये भी समस्या आधी तो हो ही जाएगी। और सब कुछ यहीं हम डिटेल में कर दें तो आधी सीआरपीसी क्या हो जाएगी, समाप्त, तो थोड़ा छोड़ा भी जाए। अगला लिखिए भाई आपका, अब अगली परिभाषा लिखिए, 2D हो गया, तो डी के बाद 2E। 2E में लिखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इसको बस हेडिंग डालकर छोड़ देना, लिखना नहीं इसमें। अगली परिभाषा लिखिए 2F, इंडिया यानी कि भारत की परिभाषा। 2F, भारत की परिभाषा। ये हो सकता है पूछ ले, इसको कोरिलेट भी करना है तो पहले तो सीआरपीसी के तहत एक लाइन भारत बता दिया जाए। भारत का मतलब क्या हुआ, तो जिन क्षेत्रों पर सीआरपीसी का विस्तार है, सीआरपीसी के लिए वही क्षेत्र क्या माने जाएंगे, भारत। एक लाइन लिखिए भाई आपका, एक लाइन इसमें लिखिए, वे राज्य क्षेत्र जिन पर सीआरपीसी का विस्तार है, वे राज्य क्षेत्र जिन पर सीआरपीसी का विस्तार है, वे राज्य क्षेत्र जिन पर सीआरपीसी का विस्तार है वहीं क्या कहलाएगा, भारत। अब भारत की परिभाषा जहां जहां दी गई है, अब कोरिलेट करना है तो सबसे पहले आपका साक्ष्य अधिनियम चला जाए। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में भारत शब्द को परिभाषित किया गया, धारा 3 लिखिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, बस धारा ऐड करना है, डिटेल में थोड़ा कोरिलेशन उतना डिटेल में नहीं चलता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, आईपीसी की धारा 18, आईपीसी में लिखिए, कामा देकर लिखिएगा, आईपीसी की धारा 18 तथा संविधान के अनुच्छेद 1 यानी कि अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 1, 1 फुल रहेगा और दूसरा 1 कोष्ट में, यानी कि अनुच्छेद 1 का खंड कौन सा, एक है ये, में भारत को परिभाषित किया गया है। एक लोगों से पूछा यह गया था कि संविधान में भारत को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो पहले अनुच्छेद में किया गया है, भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का क्या होगा, ये तो शुरुआती दौर में ही बता दिया गया, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन अब जो नहीं पढ़ा रहता, यानी कि जो आपका जड़ से नहीं जानता, वो बस मूल अधिकार शुरू कर दिया तो कहाँ से आएगा। अगला लिखे 2F के बाद 2G। 2G में जांच परिभाषित है। 2G में जांच परिभाषित है, इंक्वायरी। लिखिए भाई आपका, जांच विचारण से भिन्न होती है, जांच विचारण से भिन्न होती है, तथा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती हैं। जांच विचारण से भिन्न होती है तथा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती हैं। तो अभी आपका बताया भी गया था कि विचारण की शुरुआत कहाँ से होती है, आरोप के निर्माण से, तो बस एक लाइन, आरोप के निर्माण के पहले की जितनी न्यायिक, प्रशासनिक नहीं, न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो क्या मानी जाएगी, जांच, इंक्वायरी। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा लिखिए, एमपी में पूछा है,
विचारण शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। यहीं जोड़ लीजिए। तो विचारण शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी समय आ रहा है। विचारण शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए। जांच का उद्देश्य, जांच का उद्देश्य किसी तथ्य या घटना की वास्तविकता का पता लगाना होता है। जांच का उद्देश्य किसी फैक्ट यानी कि तथ्य या घटना की वास्तविकता, माने कैसे घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किसी घटना की वास्तविकता का पता लगाना होता है। इसमें शपथ दिलवाई जा सकती है, ओथ दिलवाई जा सकती है भाई जांच में। इसमें शपथ दिलवाई जा सकती है, ओथ दिलवाई जा सकती है। इसमें शपथ दिलवाई जा सकती है। एक लाइन और लिखे लास्ट में। आरोप के निर्माण के पूर्व की सभी न्यायिक कार्यवाहियां, यहां भी मैं लिखवा रहा हूं, आरोप के विरचन, विरचन माने निर्माण, आरोप के निर्माण के पूर्व की सभी कार्यवाहियां जांच कहलाती हैं। अब जैसे दे दिया कि लिख लीजिए, तब लास्ट में बताया जाए। एक दिन में और समाप्त हो जाएगा, माने शनिवार को लिखवाया जाएगा, क्योंकि आगे के प्रावधान आपका 4-4 लाइन 5-5 लाइन में निपट जाएंगे। तो आपका शनिवार को लिखवा के सोमवार से फिर सेक्शन 3 पर आ जाना है। फिर आपका उधर कुछ प्री के लिए हो जाएगा, तो मेंस के लिए अगला शुक्रवार शनिवार लिखवा जाएगा। यानी कि आपका इसमें पूछा भी जाता है। एक दो उदाहरण हम बता दें। आरोप के निर्माण के पहले जो न्यायिक कार्रवाई होती है, एक तो कांगनिजेंस या अपराध का संज्ञान होता है, फिर आपका परिवादी की परीक्षा इत्यादि होती है, फिर आपका मामले का सुपुर्दीकरण होता है, कमिटल होता है, दस्तावेज दिया जाना अभियुक्त को इत्यादि, उन्मोचन होता है। ये सब किस में आएगा? आरोप के पहले। तो ये क्या कहलाएगा? जांच। और आपका 125 में जो मेंटेनेंस है वह विचारण नहीं है, बल्कि क्या है? जांच के नेचर की। क्योंकि इस बात की सच्चाई की जांच करता है कौन सा मजिस्ट्रेट? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्या भरण पोषण का कोई व्यक्ति हकदार है कि नहीं। तो आगे आपका कल भाई क्लास ऑफ रहेगा, सुबह शाम दोनों। मैसेज आज कर देंगे हम रात में आपका, लेकिन सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि कल ला का पूरा क्लास ऑफ रहेगा। परसों आपको आना है। परसों पुलिस एक्ट का लेक्चर चलेगा। हाँ हाँ, कल इंग्लिश चलेगी। आपका ला का पूरा बंद रहेगा। और शाम को इंग्लिश का बैच नए साल में शुरू किया जाएगा। अभी सर डिस्टर्ब